सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार है जी। लास्ट लेक्चर में यानी कि वेव ऑप्टिक्स के थर्ड लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो मेन टॉपिक हमारा रहा वो रहा था YDSC, यानी कि जो मेन टॉपिक हमारा रहा था वो रहा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने जो मेन कंसेप्ट पढ़ा था वो था कि कैसे लाइट का वेव नेचर शो होता है और लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है। लाइट का वेव नेचर शो होता है और वो इंटरफेरेंस करती है। ब्राइट डार्क पैटर्न्स जो हैं वो हमें वहाँ पे मिलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चों डिफ्रैक्शन। मतलब थोड़ा सा पहले हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन हिस्सा रहेगा वो रहेगा डिफ्रैक्शन एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले अगर मैं लास्ट लेक्चर का एक पॉइंट आपको याद दिलाऊं जो मैं यहाँ पे ले आया हूँ लिख के, जिसको हमने ओरली बात की थी कि अगर मुझे एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस से हमारा कहने का मतलब है, हमने YDSC तो पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, आज हम पढ़ रहे हैं कि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए। मतलब जो ब्राइट डार्क जो बन रहे हैं वो अपने ही जगह पे रहें। वो ब्राइट डार्क अपने ही जगह पे रहें, अपनी जगह से हिले ना, और वो दिखें और वो विजिबल भी हों। एक ह्यूमन आई उसे इजीली देख भी पाए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डेली लाइफ में भी हमारे कमरों में, हमारे घरों में YDSC हो रहा है या इंटरफेरेंस बन रहा है, पर दिखता नहीं है क्योंकि वो हमारी ह्यूमन विजिबल रेंज के से भी छोटा होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें पहले हमने पढ़ा कि लाइट कॉन्टिन्यूसली निकलनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूसली लाइट निकलनी चाहिए। दूसरा, दो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होने चाहिए। अगर आपको याद होगा, अगर कोहेरेंट नहीं है तो कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क जो है इनकी पोजीशन बदलेगी। कोहेरेंट सोर्सेज से जिनका फेज डिफरेंस सेम रहता था, है ना। इसके बाद फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में अगर आपको बेहतर कॉन्ट्रास्ट देखना है तो आपको याद होगा जो दोनों वेव्स हैं, जो दोनों सोर्सेज से जो कि एक्चुअली एक ही सोर्स से हमने तो निकाली थी, लेकिन दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकलेगी वो सेम एम्पलीट्यूड की अगर होगी तो डार्क 100% डार्क होगा, ब्राइट तो ब्राइट होगा ही, है ना। सोर्सेज के जो स्लिट्स हैं वो जितने नैरो हो सके उतना कम है, सेम डायरेक्शन में लाइट जानी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अगर लाइट अलग अलग कलर की थी तो अलग अलग वेवलेंथ होगा, जिससे कि अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे। रेड के फ्रिंजेस अलग बनेंगे, वायलेट के फ्रिंजेस अलग बनेंगे, ग्रीन के फ्रिंजेस अलग बनेंगे। अगर वाइट लाइट लेट से मैं लेता हूँ तो सातों कलर का वेवलेंथ अलग होता है, तो सातों के फ्रिंजेस जो है वो अलग अलग बनेंगे। अच्छा, ये जो 7 पॉइंट है ये अभी हम इस साल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 पॉइंट में लिखा हुआ है लाइट की पोलराइजेशन की स्टेट सेम होनी चाहिए। बट अभी फिलहाल हम लोग नहीं जानते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस साल ये सिलेबस में नहीं है, वो अलग बात है। इसके बाद, टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट sources must be as less as possible। जितना छोटा हो सके उतना छोटा दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। वो तो आपको याद होगा यार, हमने बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लैम्डा d/d। तो अगर आपको बीटा को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो लैम्डा को आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जिसके लिए वी हैव टू टेक रेड कलर, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कैपिटल D यानी कि जो स्क्रीन है और जो स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा। एंड स्मॉल d जो है अगर उसकी बात करें तो दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को कम करना होगा। चलिए, ये तो हमारे पास बात हुई कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है जी। अब आगे अगर बात करें तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसको मैक्सिमा और मिनिमा के टर्म में अगर हम पढ़े, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं इंटेंसिटी को मैक्सिमम रेंज में निकालना चाहता हूँ तो मैक्सिमम रेंज का मतलब कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। उस केस में अगर एक का एम्पलीट्यूड कैपिटल A1 है, दूसरे का कैपिटल A2 है, तो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी? K टाइम्स A1 A2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है।
तो मैक्सिमम में जो एम्पलीट्यूड होता है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है, अगर आपको याद हो तो वो A1 प्लस A2 होता है। ऐसी अगर बात करें I मिनिमम, तो I मिनिमम में क्या हो जाएगा कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बात जाननी है, वो तो अलग बात है, हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। I मैक्स अपॉन I मिनिमम का अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूँ तो ये कॉमन सेंस की बात है कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो शायद कॉमन सेंस की बात है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया, अक्सर YDSE में जो मैंने आपको बताया था, मैं इसके ऊपर शॉर्ट भी डाल दूंगा बहुत जल्द ही, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक वो डल भी गया हो, YDSE कराते हुए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक ही सोर्स से तो दो सोर्स बनाते हैं। याद करेंगे, हम YDSE में एक सोर्स लेते हैं और उसी से ही तो दो सोर्स बनाते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है कि भैया दोनों सोर्स का जनरली इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम, है ना। अब अगर इंटेंसिटी सेम है क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, तो फिर A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का क्या होगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो A1 प्लस A2 जो है वो A प्लस A हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2A का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी आ जाएगी 4KA स्क्वायर। लेकिन इन द केस ऑफ मिनिमम A1 माइनस A2 होगा और दोनों A अगर बराबर हैं तो इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। और इंटेंसिटी 0 का मतलब है जो डार्क होगा, जो डार्क बनेगा वो परफेक्ट डार्क होगा। मतलब परफेक्ट डार्क मतलब जैसे यहाँ वाले केस में अगर थोड़ा बहुत भी फर्क है, एक का एम्पलीट्यूड है मान लो 5 और दूसरे का है मान लो 4 या 4.5, तो माइनस करके कुछ तो हमें मिलने वाला है और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो 0 नहीं होगी। यानी जो डार्क बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, डार्क पे कुछ तो इंटेंसिटी हमें मिलेगी, तो वो परफेक्ट डार्क नहीं होगा। बट अगर आप YDSE को और बेहतर तरीके से देखना चाहते हो तो जो डार्क है वो परफेक्ट डार्क होना चाहिए। आप समझो क्यों डार्क परफेक्ट डार्क होना चाहिए, ताकि आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का जो पैटर्न है वो क्लियरली विजिबल हो। तो ये रेशियो मिनिमा और मैक्सिमा का दे रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए चलिए डन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, लाइट ने जब पार्टिकल नेचर शो किया था, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, चाहे आप ये कहीं पे नोट कर लेना क्योंकि ये स्लाइड का हिस्सा नहीं रहेगा। जो लाइट है उससे हमने, अगर आपको याद हो, जो लाइट होती है बेटा उसका हमने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो कि हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ लिया, ये लाइट का कौन सा नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर, न्यूटन जी के हिसाब से। ऐसे ही लाइट में 3 फिनोमिना होते हैं, डिफ्रैक्शन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस जो हम पढ़ चुके हैं, और पोलराइजेशन जो वैसे तो इस चैप्टर में था लेकिन इस साल सिलेबस से हट गया है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन जो हमें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना था, और ये लाइट के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। डिफ्रैक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं लाइट के वेव नेचर को। पार्टिकल नेचर को कौन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, और ये तीनों वेव नेचर को। तो अब इसमें से हम इंटरफेरेंस तो पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या है, ये अगर आपको कहीं नोट करना हो तो कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर डन। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन की परिभाषा को समझने से पहले आपको अगर मैं बोलूं कि आप एक कमरे में लाइटें बंद कर लें और आप एक कोई पेन ले ले या एक उंगली ले ले और अपने कैमरे की फ्लैश को ऑन करें, आप अपने कैमरे की फ्लैश को ऑन करें, अपने उंगली को ले लें या कोई पेन ले लें, कोई भी पेंसिल ले लें
और फ्लैश को ऑन करके फ्लैश के आगे उसको रखे ताकि उसकी परछाई दीवार पे बने, है ना, समझ गए ना। यहाँ से लाइट ऑन हो रखी है, बीच में एक पेंसिल है, पेन है, आपकी उंगली है, और आप उसकी परछाई बना रहे हो दीवार पे। अब आप उस परछाई को बहुत ध्यान से अगर देखो, उस परछाई की अगर आप बाउंड्री को देखो तो वो बाउंड्री शार्प नहीं होगी, वो ब्लर होगी। वो बाउंड्री अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वो बाउंड्री, वो शार्प बाउंड्री नहीं होगी, वो बाउंड्री ब्लर होगी। वो शार्प नहीं होगी, वो ब्लर होगी। एजेस से शेडो एकदम शार्प नहीं है कि भैया यहाँ शेडो खत्म, यहाँ से लाइट शुरू, नहीं। क्या हो रहा होगा, शेडो धीरे धीरे खत्म हो रही होगी, लाइट धीरे धीरे शुरू हो रही होगी, और कहीं कहीं जगह आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि दो शेडोज बन रही हैं, दो लाइनें अलग अलग, है ना। वो अलग बात है, अगर आप अपने फिंगर को लाइट के सोर्स से दूर लेके जाओगे तो जो शेडो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। पास लाओगे लाइट के सोर्स से तो ब्लर हो जाएगी। बट किसी भी केस में आपको शेडो के जो एजेस हैं वो आपको ब्लर से नजर आएंगे। ये ही कारण, ये एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन नहीं समझा है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, तो डिफ्रैक्शन की दो परिभाषाएं यानी कि दो डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। पहली क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट है। अब रुकावट के कोने पे लाइट के गिरने से लाइट का बेंड होना, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आओ इसको समझते हैं। इसको यहाँ पे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन समझ लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास एक लाइट का सोर्स समझ लीजिए, लेट से S1, ये लाइट का सोर्स है S1, और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है यानी कि एक रुकावट है। अब यहाँ से लाइट रे निकली, ऐसा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा पास बना देते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, यहाँ से लाइट निकली S1, अब इस लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ से लाइट निकली, ये यहाँ से लाइट को जाना चाहिए था, है ना। बाकी सारी लाइट तो ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन आगे वाली जो लाइट है वो यहाँ से ऐसे करके आगे जाएगी, है ना। ये लाइट जो है वो आगे जाएगी, लेकिन इतने हिस्से में आप कह सकते हो कि शेडो बन जाएगा, है ना। ये सब तो वो है जो नॉर्मली होना चाहिए था। यहाँ से लाइट निकली, ये हमारे पास, इसको अगर मैं येलो कलर से बना दूं तो ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है, ये हमारे पास रुकावट थी जिसने लाइट को रोक दिया। अब लाइट को यहाँ से इसने रोक दिया, बाकी सारी लाइट यहाँ आ गई, तो इतने एरिया में क्या बन गई, शेडो बन गई। शेडो को लेट से इतने ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये वाले एरिया में हमारी क्या बन गई, शेडो। अब ये सब वो है जो होना चाहिए था, ठीक है। बट होता क्या है, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना में जब लाइट एजेस पे आती है, कॉर्नर पे आती है, तो कॉर्नर पे आने के बाद वो बेंड होती है। इसको आप स्कैटर कह लो, इसको आप बेंड कह लो, जो भी कह लो, लेकिन लाइट बेंड हो जाती है। अब बेंड होने से क्या होगा, अगर यहाँ पे लाइट आई और बेंड हो गई तो बेंड इधर भी हो सकती है बाहर की तरफ, और बेंड अंदर की तरफ भी हो सकती है ना। बाहर की तरफ अगर वो बेंड हो गई तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर तो पहले से ही लाइट है, शेडो के बाहर वाले एरिया में तो पहले से ही लाइट है। तो अगर एजेस से लाइट बेंड हो भी गई, इस वाले एज से लाइट बेंड हो भी गई, तो वो लाइट वाले एरिया में जाएगी, तो दिखेगी नहीं। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत बेंड होके शेडो वाले एरिया में आ गई, तो उस हिस्से से थोड़ी, जैसे ना देखो यहाँ पे शेडो बना हुआ था, यहाँ पे ऑब्स्टेकल था, ये इसका एज था। अब एज से लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, ये शेडो वाला एरिया है ना, यहाँ जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बेंड होके यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। अब ऊपर तो पहले से ही बहुत सारी लाइट है ना, तो ये वाली लाइट अगर चली भी जाएगी तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये वाली लाइट जो यहाँ अंदर की तरफ बेंड हो रही है, यानी शेडो वाले एरिया में एंटर कर रही है, वो शेडो के कॉर्नर्स को ब्लर कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट वहाँ एंटर हो जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं जाएगी, तो वहाँ से एजेस ब्लर हो जाएंगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं उल्टा, कि यहाँ पे आप एक सोर्स ले लो और यहाँ पे आप एक स्लिट ले लो, यानी कि एक छेद कर दो, और यहाँ पे आप वही सेम स्क्रीन रखो।
अब यहाँ पे अगर इस सोर्स से लाइट जाएगी, ऐसे करके सोर्स से लाइट जाएगी, ये सोर्स से लाइट जाएगी जाएगी जाएगी, तो ये वाली सारी लाइट तो ब्लॉक हो जाएगी। तो ऑब्वियस ये बात है, सारे की सारी ऊपर और नीचे की सारी लाइट रे ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन ये वाली लाइट रे तो आगे जाएगी भी, है ना, ये लाइट रे तो आगे जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इतने हिस्से में तो लाइट जो है वो आ रही है। एजेस पे आने के बाद हमने बोला है डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, तो यहां से बेंड होके जो इतने वाले हिस्से में जाएगी वो तो हमें नजर भी नहीं आएगी बिकॉज पहले से ही लाइट है। लेकिन जो बेंड होके ऊपर जाएगी, जो शेडो वाला इलाका है, वो फिर एजेस से क्या कर देगी, शेडो को ब्लर। तो बेटा यही डिफ्रैक्शन है। एक तो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लेकिन इसकी और बेहतर डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स इन शेडो रीजन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट सिर्फ शेडो वाले रीजन में बेंड होती है, लाइट ऊपर भी जाएगी बट वहां पे दिखती नहीं है। अब यार दिन के समय पे स्टार्स होते हैं या वहां से गायब हो जाते हैं, वही होते हैं यार, बट दिखते नहीं है, क्योंकि जो सन की लाइट होती है, जो कि खुद एक स्टार है, जो सन की लाइट होती है वो इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है दिन के समय पे कि वो स्टार्स को छुपा देती है, स्टार्स की लाइट को छुपा देती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी लाइट थोड़ी बहुत बेंड होके लाइट वाले एरिया में जाएगी, लेकिन नजर नहीं आएगी ना। लेकिन शेडो वाले इलाके में जहाँ अंधेरा था, वहां जब थोड़ी बहुत लाइट जाएगी तो वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगी, वो लाइट विजिबल होगी बच्चों। तो व्हेन लाइट एंटर्स इन शेडो रीजन ड्यू टू बेंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ एनी ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, डिफ्रैक्शन कह सकते हैं। अब डिफ्रैक्शन का हमें क्या करना है, हम कैसे शो कर सकते हैं कि लाइट डिफ्रैक्शन कर रही है। इसके लिए हमारे पास आएगा एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने मतलब याद ही होगा, हमने लास्ट लेक्चर में YDSC का प्रॉपर डेरिवेशन, प्रॉपर उसमें हमने पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट निकाला। आज हम सिंगल स्लिट में डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी डेरिवेशन बहुत हद तक सिमिलर है YDSC से। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं बार बार, हम यहाँ पे रिवीजन प्रकार से एक चला रहे हैं, जहाँ पे आप बेसिक टॉपिक्स को रिवाइज कर लें और फिर हम उसके क्वेश्चंस कर लें, है ना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर एक चीज़ को करा पाएँ। ठीक है जी। तो इसकी डेरिवेशन बिल्कुल बहुत हद तक सेम है, कैसी, इंटरफेरेंस यानी कि YDSC जैसी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। अब हम कराने के वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मतलब हमें क्या करना है, एक ऑब्स्टेकल लेना है और उसके बीच में एक छेद कर देना है। ये छेद बहुत छोटा है। यहाँ पे हमारे पास लाइट का एक सोर्स रहेगा S। ये स्लिट है, छेद है, बहुत छोटा छेद है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हमने रख दी एक स्क्रीन, ये हमने एक स्क्रीन रख दी। अब क्या होगा, यहां से लाइट निकलेगी, ऊपर भी जाएगी, लेकिन वो तो ब्लॉक ही हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ऑब्स्टेकल लगा हुआ है। ये हमारे पास कौन है भाई, ऑब्स्टेकल है। ये पूरा ऑब्स्टेकल है, ये तो लाइट को ब्लॉक ही कर देगा ना, ये भी लाइट को ब्लॉक कर देगा भाई। यहां से लाइट रे निकलेगी। अब अगर यहां से लाइट रे निकलेगी तो इसको कैसे इमेजिन करें। देखो, ये हमने एक स्लिट लिया, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट रे निकली। अब ये जो एज हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ से लाइट बेंड होगी। अब बेंड होके वो हर डायरेक्शन में जाएगी, जैसा कि बात हुई है। बेंड होके वो हर डायरेक्शन में जाएगी, जैसा कि बात हुई है। अब अगर वो हर डायरेक्शन में गई, जो कि इस तरीके से गई, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे वेव फ्रंट्स बनेंगे, वेव फ्रंट्स, यहाँ पे ये हमारे वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वैसा नहीं बिहेव करने लग गया जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा था? क्यों? वहां पे भी हमारे पास, हालांकि वहां पे हमने 2 छेद किए थे, लेकिन वो दोनों छेद बहुत छोटे थे और हर एक छेद, दोनों एक S1 और एक S2, दोनों एक नए सोर्स का काम करने लग गए थे। यहाँ पे ऑल्दो एक छेद है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स हैं वहां पे लाइट बेंड होगी डिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन एट द एंड होगा क्या,
एट द एंड तो वही हो रहा है ना कि दो सोर्स बन रहे हैं, देखो, और लाइट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, दो सोर्स बन गए और लाइट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो एट द एंड हो तो यहाँ पे भी क्या ही रहा है, इंटरफेरेंस। बस फर्क ये है कि शुरुआत वहां पे हुई थी दो सोर्सेज से, उसमें से लाइट, यहाँ पे एक स्लिट है, उसके कॉर्नर पे लाइट बेंड हो रही है और वहां से शुरुआत हो रही है। बस फर्क ये है, और कुछ फर्क नहीं है बच्चों। एट द एंड तो वही होने वाला है, डार्क बनने वाले हैं और ब्राइट बनने वाले हैं। बस उनकी पोजीशंस में आपने अगर इसके डेरिवेशन किया तो फर्क आ जाएगा, अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड होना तो इंटरफेरेंस ही है, होना तो वही है कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा। लेकिन उस डार्क और ब्राइट की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो रही है, एक सिंगल स्लिट से हो रही है। बस फर्क ये है, ठीक है जी। अब यहाँ से लाइट निकलने वाली है, यहाँ से निकलने वाली है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस करने वाली है, ब्राइट डार्क बनाएगी। तो हर बार की तरह जैसे YDS में भी क्या किया, हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं P, जहाँ पे इंटरफेरेंस बनेगा। तो यहाँ से लाइट इस P पॉइंट पे जाएगी और यहाँ से भी लाइट इस P पॉइंट पे जाएगी। है सीधी लाइट है ये, मेरे को तो नहीं लग रहा। और बच्चों हमने लाइट को बेंड कर दिया बच्चों। यार ठीक है, अब यहाँ पे स्केल लेके थोड़ी खींचूंगा, आप समझ जाओ ना। तो ये हमारे पास लाइट आ गई, यहाँ से निकली लाइट, यहाँ से निकली लाइट, और इसने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया। अब यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर रेफरेंस लाइन ले ली। अच्छा, ये जो स्लिट्स की चौड़ाई है, पूरी की पूरी चौड़ाई है, ये छोटा d है, और ये ऑब्स्टेकल यानी कि स्लिट कह लो और स्क्रीन कह लो, इसके बीच में डिस्टेंस वही कैपिटल D है। सेंटर से वही सेम O, जो कि इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास x है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। अच्छा, बस फर्क ये है कि अगर हम इसको सेंटर से नापें, ये जो पॉइंट है, इस बार आपको याद होगा हम लीनियर डिस्टेंस तो निकालेंगे, जैसे पिछली बार भी निकाला था कि ब्राइट डार्क का क्या पोजीशन आएगा सेंटर से x, जो कि लीनियर डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे हम थीटा यानी कि एंगुलर डिस्टेंस भी डिराइव करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री d साइन थीटा को पार्ट डिफरेंस के बराबर रखते हैं, आपने किया होगा। हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट्स आती है और हमारे पास पोजीशन ऑफ डार्क्स भी आता है। अब जैसे कि YDSC में इंटरफेरेंस जब हुआ तो जो डार्क्स की पोजीशन बनी थी, अगर आपको याद हो, तो वो 2n - 1/2 लैम्डा d/d पे बनी थी, अगर आपको याद हो। नहीं तो आप पेज पलटाएं, चेक करें। और मतलब अगर हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं n की वैल्यू, तो 2n + 1/2 हो जाया करता था, है ना। 1 से कर रहे हैं तो 2n - 1/2 लैम्डा d/d। और ब्राइट की पोजीशन हमारे पास आई थी n लैम्डा d/d। अगर ये डेरिवेशन आपने कर रखी है, जो कि अब तो कर रखी होगी, अप्रैल का महीना चल रहा है बेटा, अब तो सबने ये डेरिवेशन की ही होगी मेरे हिसाब से। अब तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ना की हो। तो आप सबको पता है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट्स में और पोजीशन ऑफ डार्क्स की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। कारण भी शायद पता ही होगा, यहाँ पे सिंगल स्लिट है, आधे पार्टिकल एट ए टाइम इस्तेमाल होते हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि जो डार्क्स की पोजीशन है वो आती है अब n लैम्डा d/d से, और यहाँ पे याद होगा लीनियर डिस्टेंस के साथ साथ एंगुलर डिस्टेंस भी नापा जाता है, जो कि थीटा होता है। और डार्क के लिए वो n लैम्डा बाय छोटा d आता है, ऊपर से बड़ा d हट जाता है, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, पता हो। और ब्राइट की जो पोजीशन है वो आ जाती है 2n + 1/2 लैम्डा d/d। और वही एंगुलर पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो 2n + 1/2 लैम्डा d, सॉरी ऊपर से क्या हट जाएगा बच्चों, ऊपर से कैपिटल D हट जाएगा, ऊपर से बच्चों कैपिटल D हट जाएगा और नीचे d आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट से। यानी
अगर आप सबसे मेन बात देखें तो ब्राइट और डार्क्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, लेकिन सेंटर पे हमेशा क्या ही बनेगा बच्चों? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्राइट ही बनेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं YDSC का शॉट आज डाल दूं, जहां पे हम अगेन देखें कि सेंटर पे ब्राइट बनता है, और पूरी कोशिश करूंगा मंडे या ट्यूसडे तक मैं डिफ्रैक्शन का भी शॉट डाल दूं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो शॉट बनाना बहुत ईजी। आप सोच रहे हो कि यार शॉट बनाने में सर क्यों इतनी देर लगाते हैं, बड़ा ईजी है। बट आपने अगर जो दोनों शॉट हमने यहाँ पे लर्न एंड फन 11th-12th में डाल रखे हैं लाइट के, आप देखें कि क्या होता है ना, लाइट के शॉट्स बनाने के लिए पूरा अंधेरा करना होता है, फिर क्लास में उस कमरे में धुआं क्रिएट करना हो ताकि लेज़र का पाथ विजिबल हो। बिना धुएं के पाथ विजिबल नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जब मैंने आपका लर्न एंड फन का शॉट डाला, ऐसे शॉट मैं साइंस एंड फन पे नहीं डालता हूँ, वो तो हम क्लास के एक्सपेरिमेंट डालते हैं। डेडिकेटेड शॉट मैंने लर्न एंड फन पे, चाहे वो 9th-10th हो चाहे वो 11th-12th हो, चैनल पर डाल रहा हूँ। तो एक सर हैं बहुत फेमस, चलो मैं उनका नाम नहीं लेता अभी, उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि उन्होंने बहुत बार लाइट के अलग अलग जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स देखे, लेकिन इतने क्लियर लाइट दिख रही हो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करते हुए नहीं देखा, तो आपने कैसे किया? वो फिजिक्स पढ़ाते हैं खुद ही। तो मैंने उनको बताया कि क्लास में 10-15 मिनट पहले मैं गेट बंद कर दिया था मैंने, और वहाँ पे धूप बत्ती जला के छोड़ दी थी, और तो इसमें समय लग जाता है बस, और कुछ नहीं है। ऑल्दो हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में वो नहीं करना है, बट अगेन ये थोड़ा सा ऑब्टेन करने में समय लगता है। हमें स्लिट्स को एक जगह पे मैनेज करना होता है, लेज़र को एक जगह पे मैनेज करना होता है, फिर स्क्रीन चाहिए, अंधेरा तो अगेन चाहिए, ऑल्दो धुआं नहीं चाहिए लेकिन अंधेरा तो चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समय ले जाती हैं बस, और कुछ नहीं है, लेकिन डालना तो है ही, डाल देंगे। चलिए, अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, हम यहाँ बात करें कि जो हमारे पास ब्राइट और डार्क की पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो चुकी है, लेकिन सेंटर पे जब हम डिफ्रैक्शन का शॉट डालेंगे, आप देखिएगा सेंटर पे हमेशा क्या ही बनेगा? ब्राइट ही बनेगा। भले इंटरफेरेंस हो, भले डिफ्रैक्शन हो, भले डार्क की पोजीशन ब्राइट वाली हो गई हो, ब्राइट की पोजीशन डार्क वाली हो गई, सेंटर पे हमेशा ब्राइट ही बनेगा। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि सेंटर पे ब्राइट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पहले ब्राइट की पोजीशन आपसे पूछूं, n की जगह अगर मैं 1 डालूं तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2 लैम्डा d/d। सेकेंड क्या आ जाएगा? सेकेंड 5/2 लैम्डा d/d। और थर्ड क्या आ जाएगा? 7/2 लैम्डा d/d। ये हमारे पास किसकी पोजीशन आ जाएगी? ब्राइट्स की लीनियर फॉर्म में, है ना। और ऐसे ही ब्राइट्स की एंगुलर फॉर्म में अगर निकालें तो θ1 कितना आ जाएगा बोलो? 3/2 लैम्डा बाय डी। θ2 क्या आ जाएगा? 5/2 लैम्डा बाय डी। और θ3 क्या आ जाएगा? 7/2 लैम्डा बाय डी, है ना। ये आ जाएगा। यानी जो पोजीशन हमारी डार्क के लिए आया करती थी वो ब्राइट के लिए आ गई। सेंटर में ब्राइट ही बनेगा, बट बाकी सारे की डार्क की पोजीशन ब्राइट की हो गई है। अब अगर डार्क्स की एक्चुअल पोजीशन की बात करें तो पहला वाला जो डार्क बनेगा, अगर मैं n की जगह 1 डाल देता हूं तो आ जाएगा लैम्डा d/d। ऐसे ही अगर मैं 2 डाल देता हूं तो आ जाएगा 2 लैम्डा d/d। और ऐसे ही चलता रहेगा। 3x3 के लिए आ जाएगा 3 लैम्डा d/d। यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो भाई, यह आता चला जाएगा यार। और ऐसे अगर एंगुलर फॉर्म में निकालूं तो इतना तो आप समझदार हो यार, लैम्डा बाय डी आ जाएगा, θ2 के लिए आ जाएगा 2 लैम्डा बाय डी। ऐसे करके ये वेरी करता रहेगा। डन है। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ ब्राइट और पोजीशन ऑफ डार्क जो है वो वेरी करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। यानी डार्क की पोजीशन ब्राइट की होगी, ब्राइट की पोजीशन डार्क की होगी, लेकिन ये उतना मतलब ये बदलाव तो है ही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो यही है यार कि वहाँ पे इंटरफेरेंस प्रॉपरली बेस्ड है जब दो लाइट एक दूसरे के ऊपर
सुपर इम्पोज करें और फेस डिफरेंस के से ब्राइट डार्क बने। यहाँ पे क्या है, लाइट कॉर्नर पे पहले बेंड होती है, उसकी वजह से इंटरफेरेंस फर्दर होता है। लेकिन एक फ़र्क जो सबसे बड़ा अभी हमें देखने को मिल रहा है वो है डार्क्स और ब्राइट्स की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई। लेकिन बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पे आएगा और वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बहुत सारे राज खुलेगा और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते ही बनाते ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मतलब उसके आगे करके बताऊंगा आपको मैं। लेकिन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, अच्छा ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा है, समझ रहे हो ना, ये स्क्रीन है, यहाँ पे ब्राइट डार्क बनेंगे, लेकिन हम उसको ऐसे लेटा हुआ बना रहे हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। ये हमने एक सेंटर पे रेफरेंस लाइन ले ली है और ये हमारे पास आ गया ना। इसमें स्केल वेल भी होना चाहिए यार कहीं, है ना, टूल्स वूल्स में होना चाहिए। चलो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 0। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि आपको अगर याद हो, जब हम लोगों ने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ YDSC के लिए बनाया था तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे बने थे और जो ब्राइट्स थे उनकी इंटेंसिटी हम लोग सेम रख रहे थे। लेकिन डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है और बेंड होके वो शेडो वाले रीजन में जाती है और आप सब जानते हैं कि बेंडिंग धीरे धीरे और दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव ये मिलेगा कि जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे हमें कम हो जाएगी। ये रेफरेंस लाइन बनाना होगा तुम्हें, ठीक है। अब अगर मैं एक्चुअल कर्व बनाऊं तो यहाँ पे सेंटर पे तो हमें क्या ही मिलेगा भाई, ब्राइट, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला और फिर ब्राइट। ऐसे ही क्या मिला भाई, ब्राइट, फिर मिला डार्क, फिर मिला ब्राइट, फिर मिला डार्क, ऐसे करके आ गया, ठीक है। ये आया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो ये है यार कि ये पोजीशनिंग क्या है और क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, पहला डार्क कहाँ है, लैम्डा d/d पे। ये पहला डार्क है जो कि बनेगा लैम्डा d/d और यहाँ से बात करें तो माइनस लैम्डा d/d, है ना। दूसरा डार्क कहाँ बना भाई, दूसरा डार्क बना 2 लैम्डा d/d, 2 लैम्डा d/d और ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो बना 2 लैम्डा d/d। ऐसी ब्राइट की बात करें, ये तो सेंटर है, इसके बाद जो पहला ब्राइट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऑब्वियसली बात है लैम्डा d/d और 2 लैम्डा d/d के बीच में बनेगा, विच इज 3/2 लैम्डा d/d और चेक करें तो आंसर भी वही है 3/2 लैम्डा d/d। तो ये बन रहा है 3/2 लैम्डा d/d और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 5/2 लैम्डा d/d। ऐसे यहाँ पे पहला ब्राइट बनेगा सेंटर के बाद माइनस 3/2 लैम्डा d/d और माइनस 5/2 लैम्डा d/d। ये खेल रहेगा, यस और नो। सबसे पहले तो इतना बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, डन है, ओके। अब मैं आपसे अगर अगला सवाल पूछूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस का। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे हम फ्रिंज विड्थ निकालें, याद होगा फ्रिंज विड्थ क्या होता था, 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट्स और 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे फ्रिंज विड्थ, है ना। 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट्स और 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते थे बच्चों फ्रिंज विड्थ। आप मुझे इस ग्राफ को ध्यान से देख के बताओ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ध्यान से देख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बदलाव या एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, कुछ अजीब देखने को मिल रहा है। देखो ध्यान से और बताओ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ध्यान से देख के बताओ क्या आपको इसके अंदर कुछ भी अजीब, कुछ भी ऐसा देखने को मिल रहा है जो आपको हैरान कर रहा है।
चलो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप फ्रिंज विड्थ निकालते थे इंटरफेरेंस में, तो कोई भी ब्राइट और कोई भी डार्क लेने पे आंसर लैम्डा डी बाई डी आ रहा था, याद होगा आपको। nth ब्राइट माइनस n-1 ब्राइट किया था तो लैम्डा डी बाई डी आ गया था। यहां पे अगर आप सेंट्रल फ्रिंज विड्थ निकालते हो, जिसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा नॉट से, यानी कि सेंटर वाले फ्रिंज विड्थ को निकालते हो, तो बच्चों ये है लैम्डा डी बाई डी और ये है माइनस लैम्डा डी बाई डी, विच बेसिकली मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम सेंट्रल फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी विच इज 2 लैम्डा डी बाई डी। यानी कि जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है, यानी जो सेंटर पे फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, उसकी जो चौड़ाई है वो 2 लैम्डा डी बाई डी, आगे की क्या भी देख लेंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई 2 लैम्डा डी बाई डी है। अगर मैं यहीं पे बात करूं सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बीटा ही कह रहे हैं, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारे पास किसी भी दो आगे वाले ब्राइट और किसी भी दो आगे वाले डार्क्स के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो आगे वाले ब्राइट और डार्क्स के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाया जाएगा सेकेंडरी फ्रिंज, ये कहलाया जाएगा सेकेंडरी फ्रिंज। कैसे निकालेंगे, 2 लैम्डा डी बाई डी में से लैम्डा डी बाई डी माइनस कर दो, या 3 लैम्डा डी बाई डी में से 2 लैम्डा, वो तो किसी को भी कर लो, या 2 ब्राइट्स को कर लो या 2 डार्क्स को कर लो, आपकी मर्जी है। मैं क्या कर रहा हूं, nth डार्क में से माइनस कर रहा हूं n-1 डार्क, है ना, आगे कर लेता हूं। अब मुझे बताओ सेकेंडरी फ्रिंज, nth डार्क मतलब n लैम्डा डी बाई डी, कोई भी डार्क ले लो, कोई भी ब्राइट ले लो, बस सेंटर का छोड़ के, बिकॉज सेंटर का हम निकाल चुके हैं, कोई भी ले लो। अब nth डार्क लेंगे तो क्या आ जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी, और उसमें से माइनस कर देंगे n-1 डार्क, तो n-1 लैम्डा डी बाई डी, आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। कमाल की बात यह है इस बार कि पिछली बार YDSE में चाहे सेंटर से निकाल लो चाहे आगे से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फ्रिंज विड्थ रह रही थी वो रह रही थी कितनी, लैम्डा डी बाई डी। लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर की जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी मिल रही है, 2 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे पास ये ब्राइट है तो पहला जो डार्क आ रहा है वो लैम्डा डी बाई डी पे आ रहा है, लेकिन YDSE में पहला डार्क जो आया था वो लैम्डा डी बाई 2D पे, यानी कि हाफ लैम्डा डी बाई डी पे आया था। लेकिन यहाँ पे पहला डार्क लैम्डा डी बाई डी पे आ गया, जिसकी वजह से इधर से लैम्डा डी बाई डी, इधर से माइनस लैम्डा डी बाई डी, और उसकी जो चौड़ाई हो गई वो हो गई 2 लैम्डा डी बाई डी। तो क्या ऐसा फाइनली लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है वो डबल है सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ के, जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है वो ट्वाइस है किसके, सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ के। यानी कि जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है वो सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ के क्या है बच्चों, ट्वाइस है। मतलब कि सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ जो है हमारे पास, उसकी जो चौड़ाई है वो तो वही है, बराबर ही है, लेकिन जो सेंटर पे फ्रिंज विड्थ बन रहा है, जो सेंटर पे फ्रिंज विड्थ है उसकी चौड़ाई 2 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि दुगनी आ गई है, यानी कि डबल आ गई है। सेकेंडरी वाले के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो उसकी जो चौड़ाई आ गई है वो डबल आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि YDSE और डिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहला तो उनकी परिभाषा ही आ गई, डेफिनेशन ही आ गई। दूसरा डिफरेंस क्या डालोगे, दूसरा डिफरेंस डालोगे इसमें इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है अगर हम सेंटर से दूर जाएं, लेकिन इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या डालोगे कि जो सेंट्रल ब्राइट है उसकी जो चौड़ाई है वो डबल है बाकियों से, लेकिन इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंजेस की चौड़ाई
सेम रहती है बच्चों। तो ये तो अगर हम पढ़ें, आज हमने क्या पढ़ा कि भैया इंटरफेरेंस से अलग हटके अपने पढ़ा डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का एजेस से बेंड होना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसकी वजह से, एजेस से लाइट बेंड होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, वापस से वही हुआ कि इंटरफेरेंस हुआ। बस पोजीशन ऑफ डार्क और पोजीशन ऑफ ब्राइट बदल गए और फ्रिंज भी बदल गए। ठीक है जी, इसकी डेरिवेशन कर लेनी है, प्रॉपर एग्जाम में आएगी, ऐसा नहीं आएगी नहीं, मैंने नहीं कराई है क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है जी, बाकी अगर आपको इसके डेरिवेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसे हम लोग रिवीजन खत्म कर देंगे और अगर हमारे पास बचे दिन कुछ तो हम इसके डेरिवेशन भी वहाँ पे निपटा लेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, लेकिन चैप्टर ये ऐसे खत्म नहीं होता बेटा। ये उन चैप्टर्स में से एक है जहाँ पे हमें हमेशा से कंफ्यूजन रहती है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आने के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस डेरिवेशन और उतने ही चांसेस कंसेप्चुअल के भी हैं। और इस चैप्टर से हर साल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखे गए हैं, न्यूमेरिकल भी देखे गए हैं और डेरिवेशन भी देखे गए। तो मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि जैसे हमें सबको पता है कि सेमीकंडक्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, हमें सबको पता है कि डुअल नेचर से ज्यादा चांसेस हैं ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आने के। लेकिन यहाँ पे तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तीनों के तीनों भी एग्जाम में दिख सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। तो हर प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन डेरिवेशन में पता है क्या पूछ लेंगे, YDSC में पूछ लेंगे आपसे पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट और बीटा निकाल दो, साइन I बाय साइन R कांस्टेंट प्रूफ कर दो, मतलब ये डेरिवेशन आ जाएंगे ना डेफिनेट। न्यूमेरिकल कैसे आने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आने, ये डिपेंड करता है। और इसी के लिए जो अगला लेक्चर है वो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, ऐसी वेव ऑप्टिक्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। करना ज़रूरी क्यों है, ताकि आपको, पहली बात तो ठीक है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको ये आइडिया हो कि एग्जाम में इसके ऊपर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको स्लाइड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के PYQ क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला लेक्चर डुअल नेचर का आएगा। ठीक है जी, शॉर्ट्स पे ध्यान देते रहें, एक्सपेरिमेंट इसके पार्ट्स करते रहेंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।